everyone, welcome back to my YouTube channel Literature Library. So friends, today we'll continue the Diary of a Space Traveler by Satyajit Ray and this is the third and last part of the story. तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे प्रोफेसर शोंकू अपने मार्स के जाने के बारे में बताते हैं और कैसे उनका सामना कुछ मार्शियन क्रिएचर से होता है। मैंने इस स्टोरी के ऊपर पहले 2 वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड आई वुड सजेस्ट कि आप वो 2 वीडियो भी देखें ताकि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ सके। विदुशेखर swung his arm and hit the creature. It gave a little squeak, flapped its fin and fell to the ground. Afraid that he might enrage the entire Martian army, I dragged विदुशेखर into the rocket. तो प्रोफेसर शोंकू यहाँ पे बोलते हैं विदुशेखर जो था वो अपने आर्म से वो उस क्रिएचर को हिट करता है और वो जो क्रिएचर था वो चीखते हुए और अपने फिन को फड़फड़ाते हुए नीचे गिर गया। प्रोफेसर शोंकू को ये डर था कहीं इस इंसिडेंट के वजह से पूरा मार्शियन आर्मी ही उनके ऊपर ना टूट पड़े, इसीलिए उन्होंने विदुशेखर को रॉकेट के अंदर खींच लिया। बट जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू शट द डोर आई फेल्ट समथिंग कोल्ड एंड डैम्प अगेंस्ट माई फीट एंड एवरीथिंग वेंट ब्लैक। व्हेन आई ओपन माई आईज द रॉकेट वॉज फ्लाइंग वंस मोर। प्रोफेसर शोंकू रॉकेट का जो दरवाज़ा था उसे बंद करने ही जा रहे थे कि उन्होंने अपने फीट पे कुछ ठंडा और नम जैसा फील किया और सडनली उनके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एवरीथिंग वेंट ब्लैक का मतलब है उन्होंने होश खो दिया और जब वो होश में आए उन्होंने देखा कि वो रॉकेट फिर से उड़ रहा था। हाउ ऑन अर्थ डिड द रॉकेट टेक ऑफ? हु स्टार्टेड इट? वेयर वेयर वी हेडेड फॉर? प्रोफेसर शोंकू ने देखा कि वो लोग स्पेस में घूम रहे हैं और उनको ये भी नहीं पता है कि किसने स्टार्ट किया है ये रॉकेट और वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं। वी आर स्टिल फ्लाइंग थ्रू स्पेस। आई फील एग्जॉस्टेड बोथ मेंटली एंड फिजिकली। सो डू प्रहलाद एंड न्यूटन। तो प्रोफेसर यहाँ पे बोलते हैं कि वो अभी भी स्पेस में घूम रहे हैं और वो बोथ फिजिकली और मेंटली बहुत ही एग्जॉस्टेड हो गए हैं, मतलब बहुत ही थक गए हैं और उनके साथ साथ प्रहलाद और न्यूटन का भी वही हाल है। विदुशेखर wanted me to open the window. I removed the shutter and the sight that met my eyes was perfectly dazzling. There was an endless stretch of bright bubbles in the sky forming and bursting. तो सब लोग यहाँ पे रॉकेट के अंदर हैं और स्पेस में घूम रहे हैं। उसी वक्त विदुशेखर चाहता है कि प्रोफेसर शोंकू विंडो को खोल दे और जैसे ही प्रोफेसर विंडो के शटर को उठाते हैं वो एक बहुत ही अनोखा नज़ारा देखते हैं और वो नज़ारा बहुत ही डैज़लिंग था, बहुत ही अमेजिंग था। बाहर बहुत सारे ब्राइट कलर के लाइट थे जो कि बन रहे थे और फूट रहे थे। दिवाली में पटाखे फूटने से आसमान में जैसा दिखता है उसी टाइप का। काउंटलेस गोल्डन स्फीयर्स वेर एक्सपैंडिंग एंड एनलार्जिंग until they exploded and made a great golden spray of light like a fountain. वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ गोल्डन कलर्स के लाइट धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और उसके बाद फूट के पूरा आसमान को चमकीला बना रहे थे। पटाखे जलने के बाद जैसा नज़ारा होता है वहाँ का नज़ारा उसी तरह दिख रहा था। It is as if some king in this new special world is having a display of fireworks at some extraordinary royal festival. ये सब जो नज़ारा था ये कोई प्लैनेट से आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई किंग अपना रॉयल फेस्टिवल मना रहा हो। आई होप यहाँ तक क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विदुशेखर सडनली शाउटेड ताफा एंड रश टू द विंडो। आई फॉलोड हिम एंड लुक्ड आउट। विदुशेखर सडनली चिल्लाता है ताफा और विंडो के पास दौड़ के जाता है और उसे फॉलो करते हुए प्रोफेसर शोंकू वहाँ पे जाते हैं और बाहर देखते हैं। There were no lights and no rocks, nothing except a bright white planet, clear and pure like a full moon, looking down at us. वहाँ पे ना कोई लाइट्स थे ना कोई पत्थर थे, बस एक प्लैनेट था जो कि पूरा वाइट कलर का दिख रहा था like a full moon. There was no doubt that our rocket was heading for it. If Vidushekar had to be believed, that planet was called Tafa. इसमें कोई डाउट नहीं था कि वो लोग उसी प्लैनेट की तरफ बढ़ रहे थे और अगर विदुशेखर को ट्रस्ट किया जाए तो उस प्लैनेट का नाम था ताफा। इसका मतलब है जैसे कि विदुशेखर ने उस प्लैनेट को आइडेंटिफाई कर लिया था कि उस प्लैनेट का नाम टाफा है, तो प्रोफेसर शोंकू भी उस पर बिलीव करते हैं और उसके बाद से एग्री भी करते हैं। टाफा इज़ क्लियरली विजिबल एंड नाउ वी कैन सी मिलियंस ऑफ ब्लिंकिंग लाइट्स ऑन इट्स सरफेस as if they are myriad fireflies glowing in the dark.
दोस्तों मीरियड का मतलब है काउंटलेस। अब वो लोग अपने रॉकेट से उस प्लैनेट को क्लियरली देख सकते थे। दैट मीन्स दे कैन क्लियरली सी द प्लैनेट टाफा फ्रॉम देयर रॉकेट। और उस प्लैनेट के सरफेस पे इन लोगों ने मिलियंस ऑफ ब्लिंकिंग लाइट्स देखा, जैसे कि वहाँ पे अनगिनत फायरफ्लाइज थे। जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन में देख रहे हो, फायरफ्लाइज का मतलब है जुगनू। अंधेरे में मिलियंस ऑफ फायरफ्लाइज वहाँ पे चमक रहे थे। देयर लाइट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू इल्यूमिनेट आवर कैबिन। मतलब वहाँ पे इतने सारे जुगनू थे कि उनके लाइट से रॉकेट का कैबिन भी रोशन हो रहा था। वी रीच्ड टाफा यस्टरडे। A large number of people had gathered to welcome me. Their heads are large and so are their eyes, but their arms and legs are very thin, as if they have no use for their limbs. प्रोफेसर शोंकू जब ये डायरी लिख रहे हैं, उसके एक दिन पहले वो लोग टाफा पहुंच गए हैं और बहुत सारे लोग उनको वेलकम करने के लिए गैदर हुए हैं। उनको इंसान तो नहीं बल्कि एलियन कहेंगे। और यहाँ पे प्रोफेसर शोंकू उन एलियंस के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, जिनका सिर और आंखें बड़ी बड़ी थी और आर्म्स और लेग्स बहुत ही पतले थे। और उनको देख के ये लग रहा था कि वो लोग अपने लिम्स मतलब आर्म्स को यूज़ ही नहीं करते। आई थिंक दिस क्रिएचर्स आर फार बिहाइंड आवर ह्यूमन सिविलाइजेशन, दे वर टोटली प्रिमिटिव। मतलब उस प्लानट के क्रिएचर्स ह्यूमन सिविलाइजेशन से बहुत दूर थे। दूर इन द सेंस वो लोग सिविलाइज नहीं थे और उन्हें ह्यूमन कल्चर के बारे में भी कुछ पता नहीं था। और प्रिमिटिव का मतलब है नॉट सो डेवलप्ड और प्री हिस्टोरिक। मतलब जैसे आदि मानव हो गए, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। देयर आर नो बिल्डिंग्स और हाउसेस इन टाफा, नॉर आर देयर ट्रीज एंड प्लांट्स। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वो जो प्लानट टाफा था वो अर्थ से बहुत ही डिफरेंट था। वहाँ पे ना ही ट्रीज थे ना ही प्लांट्स थे और वहाँ के इनहेबिटेंट्स भी बहुत अलग दिखते थे। द इनहेबिटेंट्स लिव अंडरग्राउंड, दे जस्ट डिसअपियर इनटू होल्स। मतलब वहाँ के जो रहने वाले थे वो लोग ज़मीन के नीचे होल्स में रहते थे। बट दे हैव गिवन अस अ प्रॉपर हाउस टू लिव इन। वो लोग हॉल्स में रहते थे पर उन्होंने प्रोफेसर शोंकू, विदुशेखर और जितने भी लोग थे उन लोगों को रहने के लिए एक प्रॉपर हाउस दिया था। I have decided to stop writing my diary after today, as I do not see any chance of anything happening here that might be worth recording. तो प्रोफेसर शोंकू डिसाइड करते हैं कि वो आज के बाद डायरी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सब हो रहा है वो लिखने के काबिल नहीं है। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसे लिखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। My only regret is that there is no way of sending my diary back to earth. उनको बस इसी बात का खेद था कि ये डायरी जो इतने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है वो उसको वापस अर्थ पे नहीं सेंड कर पाएंगे। It is packed with such a lot of valuable information, the fools who live here will neither understand it nor let me go back. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये डायरी बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है, क्योंकि प्रोफेसर शोंकू ने अपने मार्स के जर्नी के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया है। इनफैक्ट उन्होंने मार्स पे आने के बहुत पहले से ही ये डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया था। पर उनको अभी इसी बात का रिग्रेट है कि ना ही वो अभी अर्थ पे वापस जा सकते हैं और ना ही किसी के थ्रू वो डायरी अर्थ पे भेज सकते हैं। और ये जो यहाँ पे फूल्स है उनका यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ पे जो एलियंस हैं वो लोग ना ही इनके बातों को समझेंगे और ना ही उनको वापस जाने देंगे। दैट मीन्स द एलियंस ऑफ प्लैनेट टाफा दे विल नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू और द इम्पोर्टेंस ऑफ द डायरी। प्रोफेसर शोंकू की डायरी यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ से नरेटर मतलब सत्यजीत रे कुछ लिखते हैं। चलिए पढ़ते हैं। After I had found Professor Shonku's diary, I made a copy of the entire diary and dropped it off at the press for printing. तो सत्यजीत रे को जैसे ही प्रोफेसर शोंकू की ये डायरी मिली, उन्होंने उस डायरी का एक कॉपी बना लिया। But when I returned home and went to my bedroom to get the original diary from the bookshelf, I showed that nearly 100 hungry black ants had eaten the entire diary. जब वो घर वापस आके अपने बेडरूम में बुकशेल्फ में रखा हुआ ओरिजिनल डायरी को लेने जाते हैं, वहाँ वो देखते हैं कि बहुत सारे ब्लैक कलर के एंट्स उस पूरे डायरी को खा गए हैं।
All I could do was stare in disbelief because it had seemed completely indestructible. अभी वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, बस उस डायरी को डिसबिलीफ से देख रहे थे। डिसबिलीफ का मतलब है किसी बात पर भरोसा ना होना। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उस डायरी से लग रहा था इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने जैसे स्टोरी के स्टार्टिंग में पढ़ा था, कुत्ते के पंजे से या फिर आग से उस डायरी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा और सत्यजीत रे खुद भी उस डायरी को फाड़ने के लिए ट्राई कर रहे थे, फिर भी उस डायरी को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अभी वो पूरा शौक होकर उस डायरी को देख रहे थे कि कैसे कुछ आंट्स ने इस डायरी को डिस्ट्रॉय कर दिया। सो गाइज, दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स। आई रियली होप दिस विल बी हेल्पफुल इन योर स्टडीज। If you have any doubts regarding this chapter, you can ask me in the comment section. If you like today's video, please do like it and share it with your friends. मुझे कमेंट्स में लिखना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, and please subscribe to my channel for more related videos. Thank you.